नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 15 के बारे में। जो कि ये धारा 15 है, ये प्री और मीन्स दोनों के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री के भी इसमें 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 में से जो कि इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, या फिर सेक्शन 15 के ऊपर कोई एग्जाम्पल बना के आपसे पूछा जाता है कि हाँ इसमें प्रपीड़न किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और प्लस मीन्स के लिए तो इसमें से एक मीन्स का सवाल सेपरेट सेक्शन 15 बनाती है, सेपरेटली बनाती है, जो कि आप बेयर एक्ट और आपको जो कि मैं नोट्स में बताऊंगी कैसे लिखना है, उसके तरीके से आप एक 4 नंबर का मीन्स का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और प्री के पर्पज से एडीपीओ और जुडिशरी और हर लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना भी स्किप किए आपको पूरा देखना है, ठीक है। हेडफोन लगा के कॉपी पेन पेपर सब आप लेके बैठ जाइए। जो आपको बताया जाए बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो बिना कोई भी देरी किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है प्रपीड़न की परिभाषा, कि प्रपीड़न होता क्या है, हम ऐसा क्या कार्य करेंगे जो प्रपीड़न की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना है जो भारतीय दंड संहिता, जो कि आज के समय पे हम भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है। मतलब हम जब किसी व्यक्ति से कोई भी करार कराते हैं या हम किसी व्यक्ति से कोई भी संविदा करते हैं, तो क्या करते हैं कि उस व्यक्ति की जो हम सहमति लेते हैं या उस व्यक्ति जो हमें सम्मति देता है वो स्वतंत्र नहीं होती। या तो हम उसे ऐसा बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देंगे, तुम ऐसा करो, जो कि भारतीय दंड संहिता आज के समय में भारतीय न्याय संहिता द्वारा क्या है, निषिद्ध है। या फिर हम किसी व्यक्ति पर उसकी संपत्ति का प्रभाव करने को बोलते हैं कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी संपत्ति है ना उसको विधि विरुद्ध निरोध कर लूँगा, या मैं तुम्हारी संपत्ति पे कब्जा कर लूँगा, कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ए है, वो बी से बोलता है कि मुझे आपको अपना घर बेचना है 2 करोड़ रुपए में, आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपको अपना एक घर बेच दूंगा। ये दिखने में बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। ए ने बी को प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने कहा आप मुझे, ये प्रॉमिस बन गया, ठीक है। इसमें कंसिडरेशन भी है, ए अपना घर देगा, बदले में उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसमें सब कुछ सही है। लेकिन इसमें जो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी ना, वो उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, ठीक है, उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी। ए ने उस पर दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? ए ने उससे कहा अगर तुम मेरा घर 2 करोड़ रुपए में नहीं लोगे ना, तो मैं तुम्हारा जो जमीन है, ठीक है, जो कि तुम्हारे गांव में तुम्हारी जमीन है, उस पर क्या करूंगा, विधि विरुद्ध निरोध करूंगा, ठीक है, उसे अनलॉफुल में डिटेन करूंगा, ठीक है। और या वो उसे कर भी लेता है, या वो उसे निरोध करने की धमकी देता है, या वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, ठीक है। या फिर मैं तुम्हारा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, मैं वहाँ से उसे क्या करवा लूँगा, उसका अपहरण करवा दूंगा, ठीक है, या मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसे मतलब उसे धमकी दे के हाँ करवा रहा है। समझ में आ रहा है? प्रपीड़न का मतलब होता है कि व्यक्ति खुद से नहीं बोल रहा है। प्रपीड़न की श्रेणी में आता है कि वो कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की धमकी देता है जो कि भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, या फिर उसकी संपत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता द्वारा करता है या फिर उसकी संपत्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसकी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करता है, निरोध करने की धमकी देता है, तो वो प्रपीड़न की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है। यह तत्वहीन है कि जिस स्थान पर प्रपीड़न का प्रयोग किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता उस पर प्रवर्त है या नहीं। ये नहीं माना जाएगा कि आपने जिस स्थान पे आप प्रपीड़न का प्रयोग कर रहे थे या जिस स्थान पे आप उसको धमकी दे रहे थे वहाँ पर जो है वो भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आप इसे देख सकते हैं, इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया, आप उसे पढ़िए। खुले समुद्र में एक अंग्रेजी पोत पर एक ऐसे कार्य द्वारा जो भारतीय दंड संहिता द्वारा के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है। आपराधिक अभित्रास क्या होता है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये भी किसी को धमकी देना के तरह ही होता है कि खा से का एक करार करता है, ठीक है, खा से का एक करार करता है, खा को क्या देता है, वो क्या देता है, खा को, मतलब ऐसा डराता धमकाता है कि खा को करार करना पड़ता है, का इसमें जो करार करता है, ठीक है। तत्पश्चात का संविदा भंग के लिए कलकत्ते में खा पर वाद लाता है।
का ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है तो इस पे धारा क्या लागू हो जाएगी, ये ठीक है, समझ में आएगी, इस पे क्या हो जाएगा, धारा ये लागू हो जाएगी। अब आप कहोगे इसने तो अंग्रेजी पोत पर किया था, वहाँ अंग्रेजी पोत पर तो जो इंग्लिश शिप थी उस पर तो लागू ही नहीं होता हमारा, है ना, उस पर तो हमारे इंडियन पीनल कोड वहाँ तो लागू ही नहीं होगा। पर नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, तत्पश्चात बाद में क्या करता है, संविदा भंग के लिए यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उस पर सूट लाता है ना, वो कलकत्ते में लाता है, और कलकत्ते में तो हमारी लागू होती है ना, और व्यक्ति हमारा कौन सा था, व्यक्ति हमारा इंडियन था। तो ये बिल्कुल माना नहीं जाएगा, ये एक इमेटेरियल थिंग्स होगी कि इंडियन पीनल कोड वहाँ पर फोर्स में है, इनफोर्स में या नहीं है, ठीक है, जहाँ पर सूट लाया जा रहा है या व्यक्ति किस जगह का है ये मैटर करेगा, ठीक है। इसने प्रपीड़न का प्रयोग किया, यद्यपि उसका कार्य इंग्लैंड की हो सकता है, विधि के अनुसार नहीं हो। अब इंग्लैंड की विधि क्यों इसमें आ गई, क्योंकि इंग्लिश शिप पे उन्होंने किया था, इंग्लिश शिप पे उन्होंने क्या किया था कि एग्रीमेंट किया था, ए ने बी से एग्रीमेंट किया था इंग्लिश शिप पर, ठीक है, और बी को उसने क्या किया था, क्रिमिनल इंटीमिडेशन दिया था, जो कि हमारी भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है। और फिर तब ए ने उसको एक्सेप्ट किया और तब ए ने एग्रीमेंट किया। बाद में क्या होता है कि बी जो है वो परफॉर्म ही नहीं करता, ठीक है, तो ए उस पर सूट लाता है, तो यहाँ पर ए ने क्या प्रपीड़न का प्रयोग किया है, तो ये शून्य करनी होगी, किसके ब्याह पे शून्य करनी होगी, बी के ब्याह पे, क्योंकि उसकी जो सहमति थी ना वो फ्री कंसेंट नहीं थी, समझ में आ रहा है, बी की सहमति फ्री कंसेंट से नहीं थी, ए ने उसे क्या किया, क्रिमिनल इंटीमिडेशन किया, तब जाके बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तब जाके बी ने उसे अपनी कंसेंट दी। बाद में भी उसे परफॉर्म नहीं करना चाहता तो वो उसे वॉइडेबल है, वो चाहे तो उसे परफॉर्म कर भी सकता है, वो चाहे तो मना कर दे, क्योंकि वॉइडेबल है, वो चाहे तो उसे शून्य भी करा दे, ठीक है, समझ में आया। चलिए चलिए, उत्पीड़न के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। अब जब आप मेंस में लिखेंगे तो सिर्फ आप बेयरएक्ट लिखेंगे, और बेयरएक्ट के बाद आप ये पॉइंट्स जो हैं इन्हें अच्छे से इलेबोरेट करके लिख देंगे, ठीक है। तो उत्पीड़न के लिए क्या क्या शर्त होती है, फर्स्ट शर्त होती है भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध कार्य करने की धमकी देना है, ऐसा कार्य करने की धमकी देना है जो कि भारतीय दंड संहिता द्वारा क्या हो, निषिद्ध हो, ठीक है। सेकेंड इसकी क्या होती है, अवैधानिक तरीके से संपत्ति का निरुद्ध करना, क्या होता है, अवैधानिक तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को निरुद्ध करना या निरुद्ध करने की धमकी देना, ठीक है। अवैधानिक तरीका मतलब होता है अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, आप अनलॉफुल मैनर से कर रहे हो, किसी व्यक्ति की संपत्ति को निरुद्ध कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो, ठीक है। थर्ड आता है उत्पीड़न का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उत्पीड़न का प्रयोग कौन सा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि केवल वही व्यक्ति करे जो संविदा का पक्षकार हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने बी से कहा कि आप मेरा घर 2 करोड़ रुपए में खरीद लीजिए, ठीक है, बी ने कहा ओके मैं आपका घर खरीद लूँगा, बी ने क्या किया, इस पर स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी, लेकिन यहाँ पर सी आता है, लेकिन ये जो बी ने सहमति दी थी ना, ये कब दी थी, जब सी ने इसे धमकी दी, इसे क्रिमिनल इंटीमिडेशन किया, जो कि भारतीय दंड संहिता द्वारा क्या है, निषिद्ध है, इसने इसे किया। अब कहने को पक्षकार कौन है, पक्षकार तो ए है और बी है, ए क्या करता है, प्रपोजल देता है और बी से एक्सेप्ट करने वाला है, पर बी से एक्सेप्ट कर नहीं रहा था, वो मना कर रहा था कि नहीं मुझे आपका घर जो है वो 2 करोड़ रुपये में नहीं चाहिए, पर जो सी आता है और सी से धमकी देने लगता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उत्पीड़न का प्रयोग केवल वही करे जो कि संविदा का पक्षकार है, उत्पीड़न का प्रयोग कोई भी कर सकता है, जो संविदा का पक्षकार नहीं है वो भी कर सकता है। इसके बारे में ही आपको ये जो रिलेटेड केस तो है इसमें आपको बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं रंभ नाय कम्मा वर्सेस अलवर चेट्टी 1889, इसमें भी यही हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही बताया गया था कि उत्पीड़न का जो प्रयोग है वो ज़रूरी नहीं है कि जो 2 पार्टी हैं वही करे, ए करे या बी करे, कोई भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, ठीक है। बस ये देखना चाहिए कि जिसने सहमति दी है वो सहमति उसकी फ्री कंसेंट नहीं हो, ठीक है। अगर उसकी फ्री कंसेंट है देन कुछ मतलब नहीं है, बट अगर उसकी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है तो फिर फ़र्क पड़ेगा, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ए करे या बी ही करे, कोई भी कर सकता है, बस कंसेंट फ्री नहीं होना चाहिए तो ये हो जाएगा। ये आप रिलेटेड केस तो जरूर मेंशन करके आइएगा, रंभ नाय कम्मा वर्सेस अलवर चेट्टी, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट, उत्पीड़न का प्रयोग किसी के प्रति भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वह भी संविदा का पक्षकार हो। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है और बी है, ए ने कहा मेरा घर जो है वो 2 करोड़ रुपए में ले लीजिए, बी से लेना नहीं चाह रहा था, कह रहा था नहीं अरे मुझे मतलब ज़रूरत नहीं है। ए गया
और ए जो सी इसका पुत्र है, बोलता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे पुत्र को, जो कि तुम्हारा पुत्र अभी इस समय स्कूल में पढ़ रहा है, जिसकी 12 बजे छुट्टी होती है, मैं उसे वहाँ से अपहरण करवा लूँगा। अब कहने की बात क्या है, ए ये दोनों पक्षकार है, ए है बी है, ये प्रस्तावक करता है, ये प्रस्ताव ग्रहीता है, ठीक है, या ये वचनदाता है, ये वचन ग्रहीता है, ठीक है न। ये क्या इसको धमकी दे रहा है, इसको नहीं दे रहा, पर ये धमकी किसको दे रहा है, किसी ऐसे इंसान को दे रहा है जो इससे क्या हो, जिससे फर्क पड़े इससे, ठीक है, जो इससे क्या हो, हित रखता हो, इसका पुत्र है तो इससे फर्क पड़ेगा ना। अगर कोई कहे कि मैं आपके पुत्र को ऐसा कर दूंगा तो पिता को तो फर्क पड़ेगा, या कोई कहे कि मैं आपकी पत्नी को ऐसा कर दूंगा तो पति को तो फर्क पड़ेगा। यानी कोई ऐसे, जरूरी नहीं है कि बी को ही धमकी दे, कोई ऐसे इंसान को भी धमकी दे सकता है जो कि इससे हित रखता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब इसका लास्ट पॉइंट है कि उत्पीड़न के अंतर्गत शारीरिक बाध्यता, भय एवं संपत्ति का खतरा आता है। शारीरिक बाध्यता मतलब आप उसको शारीरिक धमकी भी दे सकते हैं कि आपके मतलब आपके साथ ऐसा कर दूंगा, या उसे भय में डाल सकते हैं, या उसकी संपत्ति का खतरा हो सकता है, ठीक है। अब ये ना आपके प्री में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हड़ताल है ना, क्या वो प्रपीड़न की उसमें आती है? नहीं, हड़ताल नहीं आती। आजकल आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ हैं या मजदूर लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं, हड़ताल पे आ जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, यदि आप हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो हम खाना पीना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हाँ, ये भी अगर किसी इंसान की सहमति ले रहे हैं तो ये भी तो किसी मतलब किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम हड़ताल पे बैठे हैं, हम भूखे प्यासे रहेंगे, हम कुछ खाना नहीं खाएंगे यदि आपने हमारी मांगे पूरी नहीं करी। अगर सामने वाला इनकी मांगे पूरी कर भी देता है तो मतलब वो जो इंसान है उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से तो नहीं की, उसने किसी के दबाव में आके कि ये लोग खाना नहीं खाएंगे, इनको कुछ हो गया, तो उसने इसलिए कर दिया। बट ये क्या होता है, प्रपीड़न के उसमें नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, हमारा जो न्यायालय है, उसने बोल दिया है कि ये जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा गया है कि नहीं, प्रपीड़न जो है वो उसकी श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक है। माननीय न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है, ठीक है। इसका केस है वर्कमैन ऑफ एपिन टी स्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, AIR 1966, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे, वर्कमैन ऑफ एपिन टी स्टेट वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, AIR 1966। इस वाद में ये बताया गया था, माननीय न्यायालय द्वारा ये बताया गया था कि प्रपीड़न जो होता है, हड़ताल जो होती है, वो प्रपीड़न की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। कौन आता है प्रपीड़न की श्रेणी में? आत्महत्या करने की धमकी देना। आत्महत्या करने की धमकी दे के किसी से कुछ काम कराते हैं ना तो वो प्रपीड़न की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए, अब प्रभाव क्या पड़ता है यदि उत्पीड़न द्वारा कोई करार कर लिया जाए या कोई संविदा कर ली जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। संविदा कैसी होती है? शून्य गणनीय होती है। किसके बिहाफ पे शून्य गणनीय होती है? जिसकी सम्मति ऐसे ली गई है। जिस व्यक्ति की भी सम्मति ऐसे ली गई होती है उससे प्रपीड़न का प्रयोग करके उसके बिहाफ पे शून्य गणनीय होती है। वो चाहे तो उसे बनाए भी रख सकता है, वो चाहे तो उसे शून्य घोषित भी करा सकता है, ठीक है। और यदि आपने इस संविदा के दौरान कोई भी फायदा प्राप्त किया है, किसी भी पार्टी ने फायदा प्राप्त किया है, तो फायदा आपको लौटाना होगा। ये धारा 72 में बताया गया है कि शून्य करणीय संविदा के दौरान अगर आप कोई भी फायदा प्राप्त करते हैं तो फायदा आपको लौटाना होता है, चाहे वो फायदा किसी भी पार्टी ने प्राप्त किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ए ने किया हो चाहे वो बी ने किया हो, जिसने भी किया हो उनको लौटाना पड़ेगा। यदि संविदा आप बाद में शून्य करते हैं तो लौटाना पड़ेगा। यदि आपने संविदा बनाए रखी है तो क्यों लौटाएंगे? अगर बी ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं है, मेरी सहमति ऐसे हो गई थी पर अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको परफॉर्म करना चाहता हूँ, फिर क्यों लौटाएंगे? फिर नहीं। पर अगर आप इसे शून्य कर देते हैं ना बाद में तो आपको ज़रूर लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना सा ही था आपका सेक्शन 15। इसमें आपको प्री के पर्पज़ से क्या क्या पूछेगा, आपका सेक्शन का नंबर पूछ सकता है, आपको इलस्ट्रेशन पूछ सकता है, आत्महत्या देने की धमकी जो है वो इसमें आएगी कि नहीं, हड़ताल इसमें आएगी कि नहीं, ठीक है। आपसे केस का नाम पूछ सकता है, वर्कमैन ऑफ एपिन टी स्टेट, कौन से केस में ये बताया गया था कि जो हड़ताल है वो प्रपीड़न की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रपीड़न का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, केवल ज़रूरी नहीं कि संविदा का पक्षकारी करे, तो ये किस में बताया गया था, ये भी आप इसमें बता देंगे कि हाँ ये रंभ नायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी में बताया गया था, ठीक है। तो प्री और मेंस के पर्पज़ से ये सेक्शन आपका पूरा बिल्कुल कवर अप होता है, ओके। अगर आपको वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।